जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिपलेट मोर स्टेबल होता है सिंगलेट से ना। ये कैसा है? सिंगलेट। और ये कैसा है? ट्रिपलेट। कौन मोर इस स्टेबिलिटी का कारण दिखा चुके हैं कि नहीं? अभी लिखवाना था। अच्छा, चलिए फिर स्टेबिलिटी का कारण देख लीजिए, फिर इस पे आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है। इसका कारण क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुंड के रूल के अनुसार है, अर्थात सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर हैं, उनके बीच जो कोलम्बिक रिपल्सन है वो कम है, जिसके कारण इसकी एनर्जी कम होती है, ये मोर स्टेबल होता है। तो देखा जाए, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in triplet carbene is according to Hund's rule, according to Hund's rule। परिणाम स्वरूप यानी हुंड के नियम के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना। बोथ द इलेक्ट्रॉन आर फार अवे, एक दूसरे से दूर हैं, फार अवे विथ लेस कूलम्बिक रिपल्सन, लेस कूलम्बिक रिपल्सन, लेस एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, कूलम्बिक एनर्जी लेस होती है, और मोर स्टेबिलिटी है। एंड मोर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है। सिंगलेट में देखा जाए दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच कोलम्बिक रिपल्सन ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम होती है। हिंदी लिखेंगे, लिखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होता है। ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होता है, हुंड के नियम के अनुसार होता है, हुंड के नियम के अनुसार होता है, कॉमा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। कूलम्बिक रिपल्सन, कूलम्बिक प्रतिकर्षण कम होता है, कूलम्बिक प्रतिकर्षण कम होता है, कॉमा एनर्जी यानी ऊर्जा कम होती है तथा स्थायित्व अधिक होता है, स्थायित्व अधिक होता है। अब देखिए ट्रिपलेट कार्बीन में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ना, अत्यधिक नज़दीक होते हैं। अब एक आ रहा होगा ना, देखिए सिंगलेट में देखिए दो तरह का सिंगलेट हम लोगों ने देखा था ना,
एक तो ये S0 और एक क्या देखा था S1 ना, ऐसा ना, ये भी सिंगलेट था। तो इससे इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, ये स्टेबिलिटी है। तो एक ये होता है कि जब पैरेलल स्पिन के साथ हैं तो ज़्यादा स्टेबल है, एंटी पैरेलल के साथ हैं तो लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों, देख लीजिए, फिर लिखाते हैं। जैसे अगर जब इलेक्ट्रॉन कोई स्पिन करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये इसका अगर नॉर्थ है तो जिधर को जाते हैं वो साउथ होता है। स्पिन इसका हम लोग सपोज कर लें कि क्लॉकवाइज है। स्पिन अगर बदल दिया जाए, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है। स्पिन अगर इसकी ऐसी कर दिया जाए तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नीचे से ऊपर, इनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है, नीचे से ऊपर आने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ। तो अब अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच क्लोजनेस ज़्यादा होती है। ये ऑर्बिटल जो है इसकी तुलना में ज़्यादा क्लोज है, यहाँ क्लोजनेस ज़्यादा है, क्लोज, और ये लेस क्लोज होते हैं। तो यहाँ कूलम्बिक रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है। मोर क्लोज है तो हाई कूलम्बिक रिपल्सन, और यहाँ लेस कूलम्बिक रिपल्सन। लेस कूलम्बिक रिपल्सन, ठीक है। क्लियर है बेटा? चुंबक से कभी खेले हो हैं छोटे में? दोनों का नॉर्थ नॉर्थ एक साथ करो तो दूर भागते हैं, नॉर्थ साउथ एक साथ करो तो, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होता है तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पिन की दिशा के साथ बदलता है। जैसे मान लो कि स्पिन क्लॉकवाइज है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जिधर से निकलता है वो नॉर्थ, जिधर को जाता है वो साउथ होता है। अब चक्रण की दिशा बदल लोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक अगर ऐसा है ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो अगले का नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, और ये अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कूलम्बिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, और ये दूर होते हैं, कूलम्बिक रिपल्सन कम होता है। ठीक है ना? तो नीचे बैठा दें। तो ध्यान देंगे, सिंगलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज होते हैं। पहली चीज़ तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता है। सिंगलेट कार्बीन हुंड के रूल को वायलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से जो है कूलम्बिक रिपल्सन ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम होती है।
मिटा दें, नहीं। अब देखिए अगले पॉइंट में सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल है ना, तो यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगलेट कार्बिन हुंड के रूल को वायलेट करता है ना। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं तो लेस स्टेबल होगा। वायलेट हुंड्स रूल, हुंड के नियम को वायलेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्लोज हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज, बहुत नज़दीक हैं, ज़्यादा कूलम्बिक रिपल्सन है और लेस स्टेबिलिटी है, मोर कूलम्बिक रिपल्सन, ठीक है ना। कूलम्बिक रिपल्सन ज़्यादा है और जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कम होती है। यहाँ सेम स्पिन के साथ एक्सचेंज इनका संभव है, इनका एक्सचेंज सेम स्पिन के साथ संभव नहीं है ना, तो लेस एक्सचेंज एनर्जी है, मोर कूलम्बिक रिपल्सन है। अब कूलम्बिक रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है और यानी कि स्टेबिलिटी घट जाती है। एक्सचेंज एनर्जी जितने कम होती है उतने स्टेबिलिटी कम होती है। दोनों अपोजिट है, कंट्राडिक्टरी है, इसलिए लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, एक लिखते हैं, ठीक है। मोर कूलम्बिक रिपल्सन, लेस स्टेबल, देखिए ऊपर डायग्राम मिटा देना। जैसे कूलम्बिक रिपल्सन अगर हाई है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, कम, लो, नीचे कम ऊपर ज़्यादा। लेकिन अगर हम एक्सचेंज एनर्जी की बात करें, एक्सचेंज एनर्जी ये जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे, ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तब ये घटता है, ठीक है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एक्सचेंज एनर्जी पढ़ाया है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बताया था ना, डेल्टा इक्वल टू n/k के बताया था। डेल्टा ए जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है ना। डेल्टा E इक्वल टू n/k के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है। अब चलिए आते हैं जो पॉइंट शुरू किए थे, हिंदी लिख लीजिए। सिंगलेट कार्बिन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, सिंगलेट कार्बिन में इलेक्ट्रॉनों के वितरण में हुंड के नियम का उल्लंघन होता है। सिंगलेट कार्बिन और हुंड के नियम का उल्लंघन अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहिएगा। सिंगलेट कार्बिन में हुंड के नियम का उल्लंघन होता है, हुंड के नियम का उल्लंघन होता है, हुंड के नियम का उल्लंघन होता है। हुंड के नियम का उल्लंघन होता है। कूलम्बिक रिपल्सन अधिक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक होते हैं। कॉमा, हुंड के नियम का उल्लंघन होता है, हुंड के नियम का उल्लंघन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं, एनर्जी अधिक तथा स्थायित्व कम होता है, ठीक है ना। उसका उल्टा इसमें लिख लीजिएगा। अब आते हैं जो पॉइंट, मिटा दें,
दोनों इलेक्ट्रॉन नज़दीक हैं, कूलम्बिक रिपल्सन अधिक है, एनर्जी अधिक है, स्थायित्व कम है। अब आते हैं जो पॉइंट बताना हमने शुरू किया था। हमने एक जो है चलिए अगर हम ठीक है, अभी हमने देखा कि सिंगलेट मोर स्टेबल होता है, इसके पहले यही तो देखा है, और ट्रिपलेट लेस स्टेबल। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपलेट मोर स्टेबल हो जाता है, उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए। ये जो है ट्रिपलेट और ये जो है सिंगलेट। यहाँ जब हाइड्रोजन था, यहाँ जब हाइड्रोजन था तो कौन ज़्यादा स्टेबल था? ये मोर स्टेबल था। लेकिन हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ अगर क्या कर दें, फ्लोरीन कर दें, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? पलट जाती है। अब जो है अगर हमने ऐसा ग्रुप ट्रिपलेट या सिंगलेट कार्बीन पर ऐसा ग्रुप जोड़ा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर डोनेट करने वाला ग्रुप जुड़ा है कार्बीन के कार्बन पर, ठीक है, तब उस केस में सिंगलेट कार्बीन मोर स्टेबल हो जाता है ट्रिपलेट के कंपैरिजन में। अब कि ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। और ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बैक बॉन्डिंग fulfill the electron deficiency, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? मोर स्टेबल। यहाँ पे इसके पास अगर वैकेंट होता, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में मिलना है और 3 इलेक्ट्रॉन ये रख नहीं सकता, तो हाफ फिल होने के कारण यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। कारण क्या है? ये हाफ फिल है, एम्प्टी होता तब बैक बॉन्डिंग होती। हाफ फिल चाहे तो लिख लीजिए। और ये क्या है? ये एम्प्टी है। जहाँ एम्प्टी है वहाँ बैक बॉन्डिंग होना है, जहाँ हाफ फिल है वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हों ऑन द कार्बन ऑफ सिंगलेट कार्बीन, देन सिंगलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है ट्रिपलेट के कंपैरिजन में। ऐसा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। एक लाइन लिख लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups are present on the carbon of singlet carbene,
on the carbon of singlet carbene. Then सिंगलेट कार्बिन क्या हो जाता है? सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है देन ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है किसके? सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल है ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में। ऐसा क्यों है? ऐसा बैक बॉन्डिंग के कारण होता है। दिस इज ड्यू टू, ऊपर लिखते हैं, ऊपर मिटा दें, ऊपर मिटा दें ना। ऐसा बैक बॉन्डिंग के कारण होता है। दिस इज ड्यू टू बैक bonding which fulfill the electron deficiency of the carbon of सिंगलेट कार्बिन। ठीक है ना। हाफ फिल होने के कारण ट्रिपलेट कार्बिन में बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन ट्रिपलेट कार्बिन because orbitals are half filled और इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव नहीं कर सकते। कैन नॉट रिसीव इलेक्ट्रॉन इन पेयर, जोड़े में इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसे हैं? हाफ फिल्ड है। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। ऊपर वाले का हिंदी लिखा दिया कि नहीं? ऊपर वाले का भी ना? अच्छा लिखिए। सिंगलेट कार्बीन पर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह उपस्थित होने पर, सिंगलेट कार्बीन पर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह उपस्थित होने पर स्थायित्व बढ़ जाता है। क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बैक बॉन्डिंग के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता पूर्ण हो जाती है। ट्रिपलेट कार्बीन में अर्धपूरित कक्षकों के कारण
अर्धपूरित कक्षकों के कारण बैक बॉन्डिंग संभव नहीं है। बैक बॉन्डिंग संभव नहीं है। अतः स्थायित्व कम हो जाता है। अगर हम सिंगलेट कार्बीन की बात करें, सिंगलेट कार्बीन में F2C, Cl2C, Br2C और I2C, ट्रिपलेट कार्बीन यहाँ पर F2C, Cl2C, Br2C और I2C। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सिंगलेट कार्बीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा? उल्टा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का निर्धारण बैक बॉन्डिंग द्वारा होता है। स्टेबिलिटी जो है डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए अब ऐसा क्यों हो गया? दोनों में पलट गया मामला। जब एटम्स की साइज, जैसे फ्लोरीन यहाँ पर है और ठीक है, ये कार्बन का कौन सा कक्षक है? 2p, एम्प्टी कक्षक 2p है, और ये भी क्या है? 2p। सिमिलर साइज या एनर्जी है तो स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होती है। जैसे दो लोग एक उम्र के हों, एक विचार के हों, एक आर्थिक संपन्नता के हों, तो दोस्ती क्या होती है? तगड़ी होती है। लेकिन एक बहुत बुजुर्ग, एक बहुत कम उम्र का, एक बहुत गरीब, एक बहुत अमीर, या एक एकदम अनपढ़, एक बहुत पढ़ा, दोनों के अलग, एक पढ़ने लिखने वाला, एक क्रिमिनल मानसिकता का, तो दोस्ती क्या होगी? नहीं होगी। तो यहाँ सिमिलर साइज है, ठीक है ना? सिमिलर एनर्जी का है या साइज का लें, दोनों बात वही है। सिमिलर साइज ऑब्लिक एनर्जी। तो यहाँ क्या होता है? स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग है, स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग। ठीक है। लेकिन आयोडीन में आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ऊपर मिटा दे, ऊपर ऑर्डर लिख लिए हैं? हाँ, लिख लिए। टू पी है और ये 5p है। साइज या एनर्जी लेवल में लार्ज डिफरेंस है। यहाँ बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत वीक होती है। लार्ज डिफरेंस है साइज या एनर्जी का।
इन साइज या एनर्जी लेवल, तो वीक बैक बॉन्डिंग है, वीक बैक बॉन्डिंग। वीक बैक बॉन्डिंग क्लियर है ना। तो सिंगलेट कार्बीन में स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग की प्रबलता कितनी है? बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितने ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतने ज़्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतना कम होगी। तो सिंगलेट कार्बीन में CF2 से Ci2 तक जाने पर स्टेबिलिटी घटती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल की साइज में या एनर्जी लेवल में डिफरेंस के कारण बैक बॉन्डिंग की प्रबलता कम हो जाती है। मिटा दें, लिखा दें। तो सिंगलेट कार्बीन में यदि लोन पेयर डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तब सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग के द्वारा निर्धारित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग group is present, then सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन is determined by the strength of back bonding। तब स्टेबिलिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? बैक बॉन्डिंग की प्रबलता द्वारा। हिंदी लिखिए। यदि कार्बीन पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हों तब, यदि कार्बीन पर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह जुड़े हों तब स्थायित्व का निर्धारण बैक बॉन्डिंग की प्रबलता द्वारा होता है। स्थायित्व का निर्धारण बैक बॉन्डिंग की प्रबलता द्वारा होता है। अब देखिए, अगर सिमिलर साइज है ऑर्बिटल्स की, यानी ऑर्बिटल्स की साइज में या एनर्जी लेवल में लेस डिफरेंस है, तो स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होता है, मोर स्टेबल हमें फ्री रेडिकल कार्बीन मिलता है, ठीक है ना। सिमिलर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या लेस डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स तो स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रांग
बैक बॉन्डिंग एंड मोर स्टेबल कार्बीन। हिंदी लिखिए। कक्षकों की ऊर्जा स्तर का अंतर कम होने पर, कक्षकों की ऊर्जा स्तर का अंतर कम होने पर बैक बॉन्डिंग की प्रबलता अधिक होती है। बैक बॉन्डिंग की प्रबलता अधिक होती है तथा कार्बीन का स्थायित्व भी अधिक होता है। कार्बीन का स्थायित्व भी अधिक होता है। अब देखिए, अगर हम CF2 से कहाँ तक जाएं, CI2 तक, तो बैक बॉन्डिंग की प्रबलता घटती है, स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम CF2 to I2C, strength of बैक बॉन्डिंग की प्रबलता डिक्रीसेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन also decreases। कार्बीन का स्थायित्व भी घटता है। ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट में आइए, ट्रिपलेट में ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट और सिंगलेट, सॉरी, हमें तो ट्रिपलेट ही दोनों देखने हैं। ठीक है। ट्रिपलेट कार्बन, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है। देखिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कार्बीन में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, स्ट्रांगली देता तो नहीं, खींचता है, माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर और इधर भाग आता है। इन पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा इधर आ जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। एक तो तीतलौकी, दूसरे नीम की डाल पर, एक तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दूसरे ये खींचे पड़े हैं, इनसे दोस्ती कर लिया है कि नहीं? बोलो भाई। एक तो बेरोजगारी, बच्चे काहे परेशान है पढ़ने वाले, एक तो बेरोजगारी, पैसे को वैसे किल्लत है, तौल तौल के घर से पैसा नाप नाप के मिलता है, वो हमें दो ठो गर्लफ्रेंड, क्या होगा? हाँ, एक ठो नहीं दो ठो, तो फकीर बने घूमे करेंगे फ्रस्ट्रेट होकर के। तो वही हाल है, एक तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे दुई ठो स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट वाला समूह से दोस्ती कर लिए हैं। यहाँ देखिए, तो इनका स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट है, स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट। बोलिए भाई त्यागी जी। फ्लोरीन, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है, इंक्रीसेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। त्यागी सोच रहे हैं यार, मन की बात एकदम जो कभी नहीं बताते वह कैसे जान जाता है, बड़ा बदमाश मास्टर है। अंदर की बात कैसे हम जान जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी,
यही दिख रहा है कि क्या नाम है, आपने यहाँ इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। कह रहे हैं आपने भी इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करी है, इसलिए जान जाते हैं। इंक्रीसेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है, और स्टेबिलिटी को भी कम करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीसेस स्टेबिलिटी। क्लियर है ना? यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट वीक है, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर वाले थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ वीक माइनस आई इफेक्ट है, मोर स्टेबल, वीक माइनस आई इफेक्ट, मोर स्टेबल। लिख लीजिए, फिर इसको लिखा दे, बना लीजिए। ऊपर वाले की फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर नहीं लिखे हैं क्या? ये वाला ना, चलिए। CF2 से CI2 तक जाने पर, CF2 से CI2 तक जाने पर बैक बॉन्डिंग की प्रबलता घटती है, बैक बॉन्डिंग की प्रबलता घटती है, बैक बॉन्डिंग की प्रबलता घटती है, बैक बॉन्डिंग की प्रबलता घटती है। परिणाम स्वरूप कार्बीन का स्थायित्व भी घटता है, परिणाम स्वरूप कार्बीन का स्थायित्व भी घटता है। कोई दिक्कत? अब ऊपर मिटा देना, लिख लीजिए। देखिए ट्रिपलेट कार्बीन में बैक बॉन्डिंग संभव है नहीं। ट्रिपलेट कार्बीन में जो स्टेबिलिटी है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा निर्धारित होती है। माइनस आई इफेक्ट प्रबल होने पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट जाती है ना, जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की अल्पता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। क्लियर है? यहाँ माइनस आई इफेक्ट नहीं है या कमज़ोर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में गिरावट नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगला पॉइंट, इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, कार्बीन, in case of triplet carbene, stability is determined by inductive effect, स्टेबिलिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इंक्रीसेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बीन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बीन, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो डिक्रीज, डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो इंक्रीज, डिक्रीसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बीन, कार्बन, कार्बीन में जो कार्बन है, कार्बेनिक कार्बन, उसकी स्टेबिलिटी को, कार्बेनिक कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है।
डिक्रीसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बेनिक कार्बन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी घट जाती है। 10 इस प्रकार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन ऑल्सो डिक्रीसेस, कार्बन की स्टेबिलिटी भी घट जाती है। हाँ चलिए हिंदी लिख लीजिए। ट्रिपलेट कार्बीन की दशा में, ट्रिपलेट कार्बीन की दशा में हमारी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो रही है क्या ना, क्योंकि हम बहुत जैसे पढ़ाते भी समय हमें भूलता बहुत है, बड़ी जल्दी भूलने लगे। इधर 1-2 साल से 3 साल से ऐसा हमें ज़्यादा लग रहा है, पढ़ाते समय भी चीज़ें ज़्यादा भूलते हैं। और जैसे अभी किसी से 1-2 साल मिले हैं, किसी से 1 हफ्ते मिले हों, बहुत मुलाकात ना हो तो फिर एकाएक मिलने पहचान नहीं पाते कि हाँ कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ नाम हम भूल जाता है अगर 1 साल बाद मिले। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, 20 साल नाम चेहरा याद रहता था। लगता है कि कुछ बाइंडेड लेना पड़ेगा। याददाश्त मेरी कमज़ोर हो रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चलिए लिखिए। B12 की डेफिशिएंसी है। अच्छा, विटामिन B12 किस में मिलता है? गाजर में। गाजर तो हम रोज़ खाते हैं। दूध तो रोज़ पीते हैं बेटा, एक ठो चौराहे पीते हैं, एक ठो घर पे पीते हैं। चौराहे पे 15 रुपए का छोटा वाला गिलास बगैर चीनी का, बघाड़ा चौराहे पर। और घर में रात में जब खाना खाते हैं उसके बाद फिर दूध पीते हैं। ये सब तो हो रहा है, लेकिन लगता है सुगंधा और ये सब लेना पड़ेगा ना, शंख पुष्पी या सुगंधा, ये सब जो है। लिखिए भैया, ट्रिपलेट कार्बन की दशा में स्थायित्व का निर्धारण प्रेरण प्रभाव द्वारा होता है। प्रेरण प्रभाव द्वारा होता है। प्रेरण प्रभाव द्वारा होता है। प्रबल -I इफेक्ट, प्रबल -I प्रभाव। कार्बीन वाले कार्बन की कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। कार्बेनिक कार्बन यानी कार्बीन वाला, जो जिस कार्बन पे कार्बीन बना है, जैसे कई कार्बन है जहाँ पे कार्बीन है, कार्बीन वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को, कार्बेनिक कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, जिससे स्थायित्व घट जाता है। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस। रिएक्शन एक पूछा गया है सवाल, तो अब कार्बन की अभिक्रिया, ये तो हमने लिखाया है कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है ना। कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है, जो सिंगलेट कार्बन है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं सबसे पहले सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन की रिएक्शंस देखा जाए, फिर ट्रिपलेट कार्बन। देखिए सिंगलेट कार्बन जो है ये वन स्टेप कंसर्टेड
रिएक्शन देते हैं, यानी वन स्टेप रिएक्शन देते हैं। वन स्टेप को कंसल्टेट कहते हैं और टू स्टेप हो तो नॉन कंसल्टेट। सिंगलेट कार्बीन जो है वन स्टेप कंसल्टेट रिएक्शन देते हैं, जिसमें जो है सिन एडिशन होता है, दोनों बॉन्ड सेम साइड से। सिंगलेट कार्बीन कंसल्टेट वन स्टेप एडिशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन सिन होता है, वन स्टेप कंसल्टेट सिन एडिशन, एक स्टेप का एडिशन रिएक्शन देते हैं, दोनों बॉन्ड सेम साइड से होता है, बनता है। और जो ज्योमेट्री है रिएक्टेंट की वो मेंटेन रहती है, अर्थात अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा, रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। अर्थात जो सिंगलेट कार्बीन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक उनको कहा जाता है जो 100% कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जबकि अभी हम ट्रिपलेट कार्बीन में देखेंगे वो नॉन कंसल्टेड टू स्टेप बाई रेडिकल एडिशन, दो रेडिकल फ्री रेडिकल जैसा एडिशन रिएक्शन देते हैं। उसमें जो है जो प्रोडक्ट है उसका जो कन्फिग्रेशन है वो मेंटेन नहीं रहता। आप चाहे सिस लीजिए तब भी सिस ट्रांस दोनों का बराबर मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट में, ट्रांस लीजिए तब भी प्रोडक्ट में सिस ट्रांस ही बनते हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट हमेशा बनता है। ऐसे रिएक्शंस को स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100% मिलता है, स्टीरियो सिलेक्टिव एक ही प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट चाहे जो हो, ठीक है ना। तो एक दो लाइन लिखिए फिर रिएक्शंस पर देखते हैं। सिंगलेट कार्बीन गिव वन स्टेप, सिंगलेट कार्बीन गिव वन स्टेप सिन एडिशन वन स्टेप सिन एडिशन। वन स्टेप को हम क्या कहते हैं? कंसर्टेड, ठीक है। इसके लिए एक टर्म कंसर्टेड यूज होता है, कंसर्टेड। और सिन का मतलब लाइक सिस जैसा, यानी सेम साइड से, ठीक है ना। सिंगलेट कार्बीन गिव वन स्टेप अर्थात कंसर्टेड वन स्टेप सिन एडिशन। ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ज्योमेट्री मेंटेन रहती है। रिएक्टेंट इज मेंटेन, अर्थात ऐसे रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। इसमें जो है 100% एक ही प्रोडक्ट बनता है, 100% a particular product is obtained। जब कोई एक प्रोडक्ट 100% मिलता हो, ठीक है ना, तो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव। 10 स्पेसिफिक रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कैसा है? स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें जो है 100% कोई एक प्रोडक्ट मिलता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है।
मिटा दें, हिंदी लिखा दें इसका, हैं लिखा देना। देखिए, सिंगलेट कार्बीन द्वारा वन स्टेप, एक चरण का ब्रैकेट में कंसर्टेड, अब इसका हिंदी उन्दी नहीं पता, एक चरण ब्रैकेट में कंसर्टेड कामा करके सिन एडिशन ब्रैकेट में लाइक्सिस, ब्रैकेट में सिन एडिशन ब्रैकेट में लाइक्सिस दिया जाता है। सिंगलेट कार्बीन द्वारा वन स्टेप ब्रैकेट में कंसल्टेड सिन एडिशन ब्रैकेट में सिस लाइक दिया जाता है, जिसमें अभिकारक की ज्यामिति यथावत बनी रहती है तथा तथा 100% कोई एक उत्पाद प्राप्त होता है, कोई एक उत्पाद प्राप्त होता है। कोई एक उत्पाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। सर वो ज्योमेट्री ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट होगा, हाँ लिखा रिएक्टेंट बना लीजिएगा, रिएक्टेंट, ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ज्योमेट्री। जैसे अगर आपने अभिकारक सिस लिया है, ये रिएक्शन पूछा गया है, अभी हम लोग देखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ईथर, ये सिस है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सिस मिलेगा। %100% यही सिस ही मिलेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा बहुत भी नहीं बनता, सिस, ठीक है ना। अगर हम इसको ट्रांस ले लें, तो जो प्रोडक्ट है वो 100% क्या होगा, ट्रांस होगा। प्रोडक्ट 100% ट्रांस होगा। क्लियर है। अब ट्रिपलेट पर आ जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए
ये PCS 2017 में पूछा गया है। एकक तथा त्रिक कार्बिनों की अभिक्रिया Z2 ब्यूटीन के साथ लिखिए। अभी कराते हैं, पहले अभी तो सिंगलेट देखा ना, त्रिक यानी ट्रिपलेट भी देख लिया जाए तब। ब्यूटीन के साथ रिएक्शन है, यही है, फिर अलग से एक बार देख लेते हैं। मिटा दें, यही रिएक्शन ही पूछा गया है। जो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं वो 2 स्टेप नॉन कंसल्टेड फ्री रेडिकल योग अभिक्रिया देते हैं, जिसमें जो है अभिकारक की ज्यामिति जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो उसकी ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है, आधा परिवर्तित हो जाती है, आधा वही रहती है। ठीक है, अर्थात प्रोडक्ट हमेशा सिस और ट्रांस का मिक्सचर होता है, जिसे हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो अगला ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। अच्छा ये बताइए, ये सिंगलेट जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों देते हैं? 1 स्टेप में स्टीरियो स्पेसिफिक ही मिलता है, क्यों? देखिए, जैसे ये जो है इसको देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पूछ दिया गया क्यों ना, तो क्यों का कारण हमारे पास CH2, ये फ्री यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एम्प्टी है, कार्बिन है, और ये हमारा जो है सिस ब्यूटीन है। सिस ब्यूटीन को हम EZ की नेमिंग में क्या कहेंगे? E या Z? ये E है या Z है? ठीक है ना, हम चाहे कहें Z ब्यूटीन या हम कहें सिस ब्यूट 2इन, ये Z है, दोनों ग्रुप एक समान है, एक जैसे हैं, तो Z वहाँ Z ब्यूटीन कहा है, जूसा मैंने पूछा है। ठीक है ना, पढ़ेंगे नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनिक में अभी आप लोग आइसोमेरिज्म तो पढ़े हो, पढ़े हो ना, तो वहाँ हम EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं कि नहीं? सिन NT पढ़ाए हैं, सिस ट्रांस पढ़ाए हैं, EZ पढ़ाए हैं, सिन NT पढ़ाए हैं, तो याद है ना? बच्चा पता चलेगा जिस दिन हम शुक्ला जी को कहेंगे गुरु हम चाय पिला रहे हैं आपको, आइए, लेकिन हमारी बात बता आइए ना ससुराल तक, तब समझ में आएगा। अरे हस्बैंड को हड़का लोगी, सास को कैसे हड़काओगी? हाँ, हम बता देंगे, कुछ नहीं पढ़ती लिखती है। अब देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से जिस समय इधर अटैक करता है, उसी समय ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इधर अटैक करता है। ठीक है ना? ठीक है ना, ये पाई बांड टूटता है, समझ रहे हैं? इसके इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण। और क्लियर देखिए, जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपके सिलेबस में LT में नहीं था, TGT PGT में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण ये जो है बॉन्ड अस्थायी टेम्परेरी रूप से टूट जाता है। टूटने जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करता है, उसी समय ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करता है, दोनों एक साथ प्रोसेस चलते हैं ना। जब हमने कहा 1 स्टेप प्रोसेस है, ये इधर जुड़ता है, उसी समय ये इधर जुड़ता है, इनको घूमने का चांस नहीं मिलता है, घूमने का चांस नहीं मिलता है। तो हम कहें ये जो है कंसर्टेड 1 स्टेप रिएक्शन है, जिस समय ये पाई बांड टूट के इधर अटैक करता है, उसी समय ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता है। कंसर्टेड 1 स्टेप रिएक्शन के कारण यहाँ पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट या इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है कि ये घूम के, जैसे एक बांड इधर बन जाता है, अकेला बांड पड़ा रहता तो घूम जाता, जैसा ट्रिपलेट में होता है। यहाँ पर 1 स्टेप कंसर्टेड 1 स्टेप, ठीक है, रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर
रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जानते रहिएगा, अगर पूछा जाता है तो हम लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे। फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक ही टाइम पे एक टाइम पे वन स्टेप लिखाया तो कंसर्टेड वन स्टेप, पहला यही लिखाया है ना कि सिंगलेट कार्बीन वन स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। हाँ, दोनों बॉन्ड एक ही साथ ये टूटता है और ये बनते हैं। अगर हम एक इंटरमीडिएट बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं। एक इंटरमीडिएट बनाना चाहें तो ये जो है यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन और ये ब्रेकिंग है। ये बॉन्ड टूटता है, ये दोनों एक साथ बनते हैं। तो इस तरह का अगर स्टेप है, वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी प्रकार का बदलाव उत्पाद की ज्यामिति में या अन्य में पॉसिबल नहीं है। इतना लिख लीजिए, इतने से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि पूछा जाता है तो ठीक है ना, नहीं भी पूछा जाता है, अगर समय है तो आप इसी में भी दे दीजिएगा। जो रिएक्शन एग्जाम्पल लिखें उसमें भी दे सकते हैं। अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बन पर। मिटा दें ये इसमें, फिर ये इसमें, यानी इसके बीच में संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। मिटा दें हो हितेश। देखिए ट्रिपलेट कार्बीन के केस में क्या है। ट्रिपलेट कार्बीन ये टू स्टेप नॉन कंसल्टेड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं। गिव टू स्टेप यानी कि नॉन कंसल्टेड फ्री रेडिकल मुक्त मूलक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। टू स्टेप नॉन कंसल्टेड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन विच जो ज्योमेट्री है वो मेंटेन नहीं रहती है। ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट is not maintained. And product is always a mixture
of cis and trans, a mixture of and trans प्रोडक्ट सिस ट्रांस का मिक्सचर होता है। 10 इस प्रकार रिएक्शन क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिव। रिएक्शन इज सेड टू बी रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव कहा जाता है। स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। हितेश हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा था का? बहुत चालाक है यार ये तो, हैं? अंग्रेजियों लिख लिए, हिंदियों लिख लिए, हैं? सर इंग्लिश जब लिखते हैं इस समय तो समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ बाद में। अच्छा एक हमने, अब हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन पिछला जो लेक्चरर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 बच्चे ऐसे थे, ऑनलाइन पढ़ते थे और दोनों यही नोट्स हमारा, दोनों सेम पढ़ते थे, सेम लिखे थे, और दोनों जब यहाँ क्वेश्चन करके आए थे, मेंस का पेपर लिख करके, आयोग में मेंस का पेपर हुआ था तो कोचिंग पे आए मिले, दोनों ने बताया कि सर सब ये चीज़ें सारी सब एक जैसा किए थे, और क्योंकि वही जैसे यही पढ़ाया जाए, इसी में से 1-2 सवाल आ जाए, सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे। लेकिन एक बच्चे ने इंग्लिश में लिखा था, एक हिंदी में लिखा था। हमने कराया सब अंग्रेजी में था, लेकिन एक ने हिंदी में बना के लिखा था अपने हिसाब से। जो अंग्रेजी में लिखा था वो सिलेक्ट हो गया, और जो हिंदी में लिखा था वो गड़बड़ा गया। सर वो जो कादिर है उनको ही तो है? हाँ सर वो उनसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी। हाँ। तो वो यही कह रहे थे कि भाई टोटल इंग्लिश में लिखना। हाँ। मतलब वो अमित के लिए भी बता रहे थे। हाँ कि आप दोनों लोगों को पकड़ लिए। आप, अरे सर तो वो 2000 जब आपने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया हाँ। तभी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब उसमें अमित हिंदी में लिख के आए थे, हाँ। अमित गड़बड़ा गए, और अब्दुल कादिर अंग्रेजी में लिख के आए थे, वो सिलेक्ट हो गए। तो उन लोगों का ये कहना है कि सर हिंदी लिखना थोड़ा सा डिमेरिट लाता है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं ना, टीचर बनने जा रहे हैं, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, और आपको केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कि एक कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर डालता है। वो नंबर कम, 1-2 नंबर भी कम हो गया तो आप बाहर। जहाँ 10-15 सीटें 20 सीटें होती हैं, वहाँ दशमलव के नंबर पे, जैसे 3 नंबर, पहला पता लगा कि मेरिट मान लीजिए 100 की है, तो पहला 90 पे पाया है, तो जो सबसे नीचे वाला होगा वो 88 पे होगा। 2 नंबर कम पे 20-30 सीट भर गई, या 1 नंबर के अंतर पे भर गई, ऐसे होता है। तो 1-2 नंबर कम पा गए तो आप मेरिट से बाहर हो गए। मेंटालिटी बन गया। हाँ, तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ शायद हो। तो यदि संभव हो तो अंग्रेजी में ही लिखने का प्रयास करिएगा, अंग्रेजी में, क्योंकि जीएस तो है नहीं कि जीएस अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में बनाए रहेगा तो दोनों हिंदी में लिखें। तो मुझे लगता है कि यदि हो सकता है तो आप जो है भले हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख रहे हैं कॉपी में, समझने के लिए बेहतर होगा, लेकिन लिखते समय या लिखने की प्रैक्टिस यदि हो सके तो अंग्रेजी में करिए, ना हो पाए तो थोड़ा बहुत दिक्कत फिजिक्स में ऐसी आ रही है। एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे, फिजिक्स हाँ। आप पूरा हिंदी लिखेंगे। हाँ, या तो हिंदी लिखिए या तो अंग्रेजी, लोग मिला के लिख देते हैं। नहीं तो सर एक ही लाइन में आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लिख दिए, फिजिक्स पूरा हिंदी लिखते हैं। फिजिक्स। हाँ, अब ठीक है। सर क्या जैसे ये पेपर में, जैसे अभी तक तो क्या है, वो मीडियम मांगेंगे, आप हिंदी लिखना चाहते हैं कि इंग्लिश, पेपर में मीडियम मांगेंगे। तो अगर इंग्लिश देखते हैं तो दोनों इंग्लिश लिखिए ना। जैसे मीडियम आपका मांगा जाएगा, जब आपका मेंस का फॉर्म भरा जाएगा तो मीडियम आप एग्ज़ाम मांगा जाएगा, तो आप मीडियम में अंग्रेजी, अब जो दोनों लिखना है तो क्या भरेंगे, हिंदी भरेंगे कि इंग्लिश? हाँ, तो हिंदी भरिएगा, तो दोनों हिंदी में लिखिएगा, ये नहीं कि केमिस्ट्री अंग्रेजी में लिख दें और वो, समझे ना। क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों का जो सेंटेंस फ्रेमिंग है और पैराग्राफ लिखना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होता है। मैथ फिजिक्स वाले बच्चे वो नहीं लिख पाते हैं, उनकी ये स्किल कमज़ोर होती है। तो लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। नहीं तो हम फिजिक्स वाले सर को देखते हैं, हम जितना लिखाते हैं उतना वो नहीं लिखाते। नहीं सर, यही तो बात है। जैसे फिजिक्स हम लोगों ने जब से पढ़ा है, हाँ। तो सर
इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करते हैं, वो हिंदी सर की इतनी बढ़िया नहीं है, वो इंग्लिश में सेंटेंस सही से बोल हाँ, देते हैं, हिंदी में गड़बड़ाता है, वो गड़बड़ा जाते हैं। अब वो वही चीज है। तो इसलिए आप लैंग्वेज का सिलेक्शन प्रारंभ से ही, शुरू से ही डिसाइड कर लीजिए अभी से। लास्ट में नहीं, जब 4 दिन एग्जाम रह जाए तब यार अब हिंदी नहीं अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी नहीं हिंदी लिखेंगे, ये नहीं, अभी से डिसाइड कर लीजिए और एक किसी भाषा में प्रैक्टिस करिए। बेहतर होगा यदि आप अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग तो शुद्ध गांव देहात से पढ़ के आए थे, शुद्ध हिंदी अंग्रेजी तो एक शब्द नहीं जानते थे। हम लोग तो बगीचा में बैठ के पढ़े हैं, प्राइमरी में कहीं चेयर वेयर भी नहीं रहता था, ज़मीन पे बोरी बिछाते थे, घर से लाते थे, उसे बिठाए के तख्ती लेके पढ़ते थे एकदम शुद्ध। लेकिन जब इंटर तक शुद्ध हिंदी पढ़ के आए, यहाँ जब आए तो बीएससी में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए तो 1 महीने नहीं 1 साल पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर इसी में चला गया, हिंदी अंग्रेजी में लिखते थे जैसे प्रोफेसर। तो हम तो लिखते हैं ना, हम जानते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ के बच्चा आता है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हम इस समस्या से गुजरे हैं। लेकिन यहाँ प्रोफेसर वैसे अंग्रेजी में लिखाते थे तो हम लोग लिख तो लेते थे, क्या बोले शब्द उसको समझ नहीं पाते थे, उटपटांग कुछ ही में लिखे रहते थे। फिर घर पे जाकर के किताब खोल के मिला जुला के आधा हिंदी अंग्रेजी सब करेक्शन स्पेलिंग करते थे, लेकिन हो नहीं पाता था, सब मिला जुला के वैसे रहता था। कितनी अंग्रेजी शब्द आप किताब में मिलाएंगे, कहाँ से स्पेलिंग मिलाएंगे, कुछ मिलते थे कुछ नहीं मिलते थे। अगर पूरे एक पैराग्राफ में 3 शब्द आपके गड़बड़ हो गए तो पूरा भावार्थ ही बदल जाता है, नहीं समझ में आता। और अपनी कॉपी, किसी राइटिंग तो बहुत बढ़िया लिखते थे, लेकिन कोई कॉपी मांगता था तो देते नहीं थे कि अभी जान जाएगा इस साला कुछ उल्टा पटांगा लिखा है, गलत सलत लिखा है। तो ये समस्या होती है और पूरा लगभग 1 साल लग जाता है आपको शुद्ध हिंदी से अंग्रेजी की समझ स्थापित करने में, दिमाग में समझ हो जाए लिखने समझने की, समझ है ना। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अभी से लिखते पढ़ते रहेंगे तो 1-2 महीने में, आप तो बीएससी एमएससी सब कर चुके हैं भाई, 1-2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट कार्बाइन देखिए, हिंदी लिखिए। ट्रिपलेट कार्बाइन में कामा करके 2 चरण का ब्रैकेट में नॉन कंसल्टेड 2 चरण का ब्रैकेट में नॉन कंसल्टेड कामा मुक्त मूलक योग अभिक्रिया देता है, मुक्त मूलक योग अभिक्रिया देता है। जिसमें अभिकारक की ज्यामिति यथावत नहीं रहती, अभिकारक की ज्यामिति यथावत नहीं रहती तथा उत्पाद सदैव सिस तथा ट्रांस का मिश्रण होता है। उत्पाद सदैव सिस तथा ट्रांस का मिश्रण होता है और ऐसी अभिक्रियाओं को स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने सिस लिया, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बाइन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, ट्रिपलेट कार्बाइन, ठीक है। और ये कैसा है सिस। 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले इसकी होमोलिसिस होगी, इस बॉन्ड की किसी एक बॉन्ड का समविदलन होगा, होमोलाइसिस, ठीक है ना। और ये किसी एक के साथ कपलिंग करेगा, इसके साथ या इसके साथ किसी एक के साथ कपलिंग होगा और ऐसा बनेगा।
ठीक है। फ्री रेडिकल कपलिंग क्लियर है। अब ये घूम सकते, सिंगल बॉन्ड हो गया ना, अब ये रोटेट कर सकता है। रोटेट करके कैसा हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, घूम गया। अब ये देखिए क्या देगा, ऐसा प्रोडक्ट देगा जिसमें अभिकारक की ज्यामिति वही बनी है। और ये क्या देगा, वह प्रोडक्ट देगा जिसमें अभिकारक की ज्यामिति परिवर्तित हो गई। ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, सिस और ट्रांस। ठीक है ना, 50-50% दोनों मिल गया। कुछ कम बेसी भी हो सकता है, 1-8% का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग 50-50% दोनों की बात करते हैं। 50-50% दोनों। यहाँ देखेंगे ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये ध्यान देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में N2 गैस। इसके पहले था प्रकाश और ईथर माध्यम था, यहाँ प्रकाश और नाइट्रोजन गैस। समझ में आ रहा है भाई सब? समझ पा रहे हैं ना? मेहनत करिए। ये लोग एक बार यहाँ पढ़े हैं तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी इसमें से सब जान रहे हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक बार पढ़ाई हैं और आप पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, ये हमें नहीं जानकारी, इसलिए अरे दुबे जी नगवानी लड़किन के संगे पढ़े हैं तो कहाँ से जन्म है? अच्छा, चलिए अब इसी में ट्रांस बना देते हैं। लिख चुके हैं ना, लिख लिए तो हम इसी में ट्रांस बना दें। आप लोग फिर से अलग से लिख लीजिए ट्रांस। इसको अगर हम CH3 इधर कर दें, H इधर, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। अब यहाँ देखिए ट्रांस और सिस। तो हम चाहे सिस लिए थे तब भी आधा आधा ये मिला था, ट्रांस लिए तब भी मिला वही। आप चाहे अभिकारक सिस लीजिए चाहे ट्रांस लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा दोनों का मिश्रण ही मिलता है। अब एक जो है प्रश्न देखिए पूछा गया है, इसको लिख देते हैं, है यही कराने की ज़रूरत नहीं है। PCS मेंस 2017, PCS मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया है। PCS मेंस 2017 सवाल देखिए क्या है।
एकक तथा त्रिक कार्बीन यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। एकक तथा त्रिक कार्बीन, त्रिक कार्बीन, कार्बीनों की अभिक्रियाएं Z2 ब्यूटीन, जेड यानी जूसामेंट सिस ब्यूटीन के साथ लिखिए, साथ लिखिए। यानी कि जो रिएक्शन हम लोग अभी किए हैं यही रिएक्शन पूछा गया है। ठीक है ना? हमने यहाँ ट्रांस लिया, इन्होंने केवल सिस के साथ पूछा है। ठीक है ना? हमने सिस ट्रांस दोनों का लिखा दिया, इन्होंने केवल सिस के साथ पूछा है। अब लास्ट है बेंजाइन। बेंजाइन है कि नहीं सिलेबस में? है, है? नाइट्रीन नहीं, बेंजाइन है ना? हाँ, तो बेंजाइन देखिए, एक मिनट जैसा एक जो है, एक दो टॉपिक हैं, पढ़ाया तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है पढ़ा दें क्या। एक नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन और दूसरा श्रॉक्स एंड फिशर कार्बीन। हैं? छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस में तो है नहीं, पूछा उछा नहीं गया है, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए। हैं? एक जो है सर इसमें जो एरोमेटिक है वो छोटा होगा तो वो बाद में पढ़ेंगे। एरोमेटिस्टी भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। या चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एरोमेटिस्टी। अभी आज बेंजाइन देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। कितना समय हो गया? 12 हो गया। बंद किया जाए, बंद करते हैं हम इस यहीं से, क्योंकि अब शुरू करेंगे बेंजाइन आज ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो बेंजाइन है, श्रॉक्स फिशर कार्बीन बता देंगे, याद रखिएगा, और नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन ये बता देंगे, कार्बोकैटायन। और उसके बाद फिर एरोमेटिस्टी। एरोमेटिस्टी पे भी सवाल पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर रिएजेंट अभिकर्मक भी पढ़ाना है।